हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं न्यू वाले आरडी शर्मा का। जो आरडी शर्मा क्लास 10th की न्यू वाली बुक है उसका एक्सरसाइज 3.1 आज आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज में कुछ जानी पहचानी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी जो तुमने क्लास 9th में सीखा था। कुछ नई चीज़ें भी हैं जो आगे मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। जानी पहचानी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, यहाँ पर तुम्हें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और इस वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ करके हमें इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल के साथ, जो कि क्लास 9th में जो बच्चे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा का बुक पढ़े होंगे उनको अच्छे से आता होगा। जो सिर्फ एनसीईआरटी के होंगे उनको थोड़ा सा नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ सिखाऊंगा अच्छे से डिटेल में। दूसरी चीज़ एक और तुम लोग यहाँ पर सीखने वाले हो, ग्राफ का यूज़ करना। ये भी क्लास 9th के आर एस और आर डी वाले बुक में तुमने पिछले साल पढ़ा होगा। जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी किए थे ना, तो उनके लिए ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया था, ग्राफ वाला, जबकि यहाँ पर 10th में इसकी जरूरत थी। तो मैंने साल भर बोला भी था कि इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ग्राफ वाला टॉपिक क्या है। पहले तुम्हें मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला जो है मेला देखने जाती है अपनी गांव में। सी वांट टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला, ए गेम विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स, कीप द स्टॉल एंड फाइंड द रिंग कवर एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, यू गेट इट। समझ में आ गया होगा कि वो दो चीज़ें करना चाहती है वहाँ पर। एक तो जो बड़ा वाला घूमने वाला, क्या बोलते हैं उसको, झूला रहता है सबसे बड़ा वाला, जिसमें मैं कभी बैठ नहीं पाता हूँ, डर लगता है, उस वाले में वो घूमना चाहती है। और दूसरा जो गेम होता है ना, रिंग फंसाने वाला, जिससे कुछ टॉय वगैरह मिलता है, वो गेम खेलना चाहती है। दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अब आगे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्ले हुपला, यानी कि जितने बार उसने हुपला खेला, ये वाला गेम, वो क्या था, तो वो हाफ था द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जायंट व्हील। यानी कि जायंट व्हील में उसने जितनी बार भी घूमी होगी ना, उसका आधा उसने हुपला खेला है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जायंट व्हील में उसने 10 बार चक्कर लगाए, तो 5 टाइम उसने हुपला खेला होगा। कुछ इस तरीके से घुमा करके हमसे बात किया गया है यहाँ पर। आगे कहा गया है कि ईच राइड कॉस्ट ₹3, यानी कि एक राइड का, जो यहाँ पर जायंट वाला जो वो है, क्या बोलते हैं, झूला है, उसमें राइड करने का ₹3 लगता है एक बार का। एंड द गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और जो हुपला का गेम का कॉस्ट है वो एक बार खेलने का ₹4 लगता है। तो इफ़ शी स्पेंड ₹20 इन अ फेयर, यानी कि टोटल उसने ₹20 खर्च किया है। अब कितना कितना किया है वो नहीं बताया गया, बस ये बताया कि एक बार झूला में घूमने का ₹3 है और एक बार हुपला खेलने का ₹4 है, और टोटल उसने ₹20 खर्चा किया। तो पहले तो हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अब इस अलजेब्रिकली का मतलब क्या होता है, इसका वही मतलब है कि हमें इसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना करके शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। पहला ये काम है। दूसरा काम है इसे ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली वही जो मैंने बताया, 9th में कुछ बच्चे सीखे हैं, कुछ नहीं भी सीखे हो तो अभी तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन करना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इसमें तुम इक्वेशन बनाने भी सीखोगे और ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट समझोगे, जो आगे चल करके बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से तुम एक्स और वाई के फॉर्म में चीज़ों को लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो नंबर ऑफ राइड है जो अखिला ने जायंट व्हील में किया है वो मान लेते हैं वो एक्स है, और जो नंबर ऑफ टाइम उसने हुपला खेला है वो मान लेते हैं वाई है। यानी कि उसने एक्स टाइम वहाँ पर झूला झूला है और वाई टाइम उसने हुपला खेला है। अभी हमें नहीं पता कि कितने टाइम उसने खेले हैं। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये शॉर्टकट में ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, तुम चाहो तो एक टी क्यू भी लिख सकते हो। पहली चीज़ हम लोगों से जो कहा गया है, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट केस, यानी कि पहला जो सिचुएशन हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, वो ये बताया गया था कि उसने जितना भी राइड किया है इस जायंट व्हील में, उसका हाफ उसने हुपला खेला है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी समझाया था कि अगर उसने 10 टाइम राइड किया है तो 5 टाइम हुपला खेला है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो y है ना, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो इस x के हाफ के इक्वल है। यानी x को अगर हम हाफ कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो y उसके बराबर है। यानी y जो है वो x का हाफ है, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। और इसी को अगर मैं इधर 2 को ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास ये हो जाएगा 2y, ये ऐसे हो जाएगा 2y इक्वल को साइड में x हो जाएगा। फिर अगर हम इसको इक्वेशन अच्छे से बना कर लिखना चाहें x और y को एक साथ, तो 2y को x के पास भेज दो, तो 0 इक्वल टू x माइनस में 2y हो जाएगा। या फिर इसी को हम लोग अच्छे से लिख करके x माइनस 2y इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, जैसे हम लोगों को आदत है लेफ्ट साइड में xy के फॉर्म में लिखना। समझ में आया? ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बनेगा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नाम भी दे सकते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1। यही होता है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, फिर सेकेंड वाले केस में हमसे ये कहा गया था कि उसने ना जितने बार भी गेम वगैरह खेले या जितने बार भी उसने जायंट व्हील में वहाँ पर राइड किया, टोटल उसे ₹20 देने पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे साफ साफ कहा गया था कि एक बार जायंट व्हील में राइड करने का ₹3 लग रहा है। कितने रुपए लग रहे हैं? ₹3 लग रहे हैं। तो उसने तो एक्स टाइम वहाँ पर राइड किया है, तो टोटल कितना लगेगा ये जानने के लिए हम 3 का एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो उसने 2 बार राइड अगर किया होगा तो 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स, क्योंकि हमें पता है कि उसने एक्स टाइम राइड किया है, तो जो कॉस्ट होगा, जो उसका कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 3x।
ठीक, ये पहला कॉस्ट है। ये जो 3x मैंने लिखा है किस चीज़ का कॉस्ट है, जायंट व्हील में घूमने का। अब उसमें प्लस कर दो जो उसने गेम खेला है हुपला, तो हुपला खेलने का 4 रुपये लग रहा था और वाई टाइम उसने हुपला खेला है, तो 4 का वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 4y हो जाएगा उसका कॉस्ट हुपला खेलने का। अब इन दोनों को प्लस करके ये जो कॉस्ट है और ये जो कॉस्ट है, इन दोनों कॉस्ट को मिला करके टोटल उसे 20 रुपये देना पड़ा है। ये है तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। बस इतना ही करना है। ये दो इक्वेशन तुम लोगों को समझ में आया मैंने कैसे बनाया। पहला काम कंप्लीट होता है। अब दूसरा काम कहा गया है कि आपको ना इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर जी, तो इसको ध्यान से समझो। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमें एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालने पड़ते हैं। तुमने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था बच्चों, वहाँ पर कोई भी पॉइंट जब हम लोग ग्राफ में बनाते थे तो उसका हम लोगों को एक्स वाला वैल्यू और वाई वाला वैल्यू पता करना पड़ता था ना। बस उसी तरीके से अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है ना तो उसका हम कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ना ग्राफ में इसकी लाइन बना सकते हैं। इसको लीनियर इसीलिए कहा भी जाता है क्योंकि इसका एक सीधा लाइन बनता है और इसका जो डिग्री होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, यानी इसकी जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ वाले पेज में तो सीधी लाइन ड्रॉ होगी, चाहे ऐसे हो, किधरों से हो, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो वो लाइंस बनाने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। तो तुम ऐसे लिखोगे एकदम डिटेल में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है पहले हम उसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 है अपने पास x माइनस में 2y इक्वल टू 0। अब जो इसे कोऑर्डिनेट्स में निकालूंगा ना वो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर बॉक्स में लिखते भी जाऊँगा। तुम्हें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा निकालने में टाइम वेस्ट होगा। तो 2 कोऑर्डिनेट्स भी काम चल जाता है, तो मैं 2 ही निकाल रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर में x नीचे में y। जो बच्चे 9th में RD और RS के होंगे उनको ये वाला डब्बा याद भी होगा कि हाँ सर ऐसे हमने सीखा था। अब इसको करते कैसे हैं भाई, सबसे पहले 2y को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब y के बदले में कोई भी वैल्यू लिखो जिससे x की वैल्यू निकल करके आ जाए, बट फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। तो मैं भाई यहाँ पर अगर y के बदले में मैं मान लो 0 लेता हूँ, y के बदले में अगर मैं 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और x भी अपने पास 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 लेने से x का भी वैल्यू 0 हो गया। ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गया इस वाले इक्वेशन के लिए। उसी तरीके से कम से कम एक और निकाल लो। अगर y का वैल्यू अपन 1 लेते हैं, y का वैल्यू अगर अपन 1 लेते हैं तो उस कंडीशन में x इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये बन जाएगा, फिर 1 नहीं लेते, ज़्यादा पास हो जाएगा, पता है, ज़्यादा पास भी मत लेना, थोड़ा सा दूर ले लेना ताकि लाइन बनाने में दिक्कत ना हो, ड्रॉ करने में। तो मैं वैसे ये भी गलत नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ, ये भी सही है, बस थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ग्राफ को ड्रॉ करने में तुम्हें लोगों को, क्योंकि पहली बार तुम देख रहे हो। तो इसीलिए मैं y के बदले में ना मान लो 4 ले लेता हूँ, तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 2 ले लेता हूँ। अगर मैं y के बदले में 2 लेता हूँ तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 टू जा 4। अभी तुम्हें शायद समझ में नहीं आया होगा कि मैंने नंबर क्यों बदला, अभी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तब तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो y का वैल्यू 2 लेने से x का वैल्यू 4 निकल करके आ गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये हमारे इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बगल में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है उसके लिए भी हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ बनाने के लिए फिर यही काम करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो 3x है प्लस में 4y है इक्वल टू साइड में 20 है। साइड में इधर पहले तो बॉक्स बना लो जिसमें हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं अपने x और y के कोऑर्डिनेट्स को लिखने वाले हैं। तो ये x का वैल्यू रहेगा, यहाँ पर y का वैल्यू रहेगा। यहाँ पर तुमने देखा होगा कि मैंने ना एक चीज़ बोला था कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर आंसर आता है ना बच्चों तो तुम ही इमेजिन करो कि क्लास 9 का तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सॉल्व कर रहे हो चैप्टर और तुम्हें कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो ढूंढने में थोड़ी नानी याद आ जाएगी फ्रैक्शन वाला कोऑर्डिनेट को। तो इसीलिए हम फ्रैक्शन में कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालते हैं, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास जो निकल करके आए वो हमारे होल नंबर्स निकल करके आ जाए, इंटीजर निकल करके आ जाए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन ना हो बस, और डेसिमल ना हो। फ्रैक्शन नहीं हो तो डेसिमल भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। सबसे पहले मान लो कि अगर मैं इसको उधर ट्रांसफ़र करता हूँ, 3x को मैं अगर यहीं रहने देता हूँ तो उधर हो जाएगा 20 माइनस में 4y। ओके, गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को भी इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस में 4y और डिवाइड बाई में 3। ये पहला चीज़ हुआ। अब मुझे अगर यहाँ पर सॉल्व करना है इसे, तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखना है कि y का कोई ऐसा वैल्यू ना रखा जाए जिससे मेरा यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो y का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने पिछली बार 0 लिया था, तो ये 4 0 0 हो जाएगा, फिर 20 डिवाइड बाई 3 तो कटे नहीं होगा, तो फ्रैक्शन में आ गया आंसर। तो इसलिए हम लोग y का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। गलत नहीं है, वो भी एक सॉल्यूशन है, बट वो यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है जिसमें फ्रैक्शन में दिक्कत होता है। तो फिर आखिर कौन सा वैल्यू लिया जाए, तो तुम यहाँ पर y के बदले में देखो 5 ले सकते हो। अगर 5 लोगे तो 5 4 जो हमारे पास 20 हो जाएगा, 20 में से 20 माइनस होगा तो ऊपर में 0 नीचे में 3 यानी कि 0 हो जाएगा। y के बदले में अगर 5 लिया जाए ना, देखो यहाँ पर इफ़ y इज इक्वल टू 5
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 यानी कि 0 डिवाइड बाई 3 बोले तो 0, x का वैल्यू 0 निकल करके आ गया। इस तरीके से तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। और क्या ले सकते हैं y का वैल्यू, जैसे अगर मैं 4 2 जा 8 लेता हूँ तो 20 में से हाँ 2 ले, यहाँ पर 2 लिया जा सकता है। देखो यहाँ पर अगर अपन y बदले में 2 लेता है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई में 3, तो ये हो जाएगा 20 में से 20 में से 8 माइनस होकर के 12 डिवाइड बाई 3 बोले तो 4 निकल करके आ गया। जब y का वैल्यू 2 लिया मैंने तो x का वैल्यू मेरे पास 4 निकल करके आ गया। ओके गॉट इट। अभी आधा काम हुआ है, अब हम लोगों को इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं तुम्हें ग्राफ पेज में ही डायरेक्ट सिखा देता हूँ, ताकि आगे की जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें तुम्हें आसानी हो, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है ना पूरा का पूरा ग्राफ पेज के ऊपर ही बनेगा। तो तुम अभी ग्राफ पेज रख लेना बहुत सारे खरीद करके, कॉपी ही लेना पतला वाला ग्राफ वाला, उसी में प्रैक्टिस करना ग्राफ वाले क्वेश्चन का, क्योंकि वो एग्जाम में आते भी हैं, पहले बता दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ पेज ले लिया है और उसमें इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। तुम लोगों को पता ही है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाला मेरा वाई एक्सिस होता है। राइट साइड में प्लस वाले नंबर होते हैं, लेफ्ट में माइनस वाले नंबर होते हैं एक्स वाली लाइन पे। वैसे ही वाई वाले में भी ऊपर हमारा प्लस वाला नंबर होता है और नीचे साइड में माइनस वाला नंबर होता है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पहले सीख रखी हैं। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड किए ना, ये सब पॉइंट्स इनको हम प्लॉट करेंगे। जैसे एक्स के लिए 0 था और वाई के लिए भी 0 था, तुम्हें याद होगा ये वाला जो पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, ये एक्स के लिए भी 0 होता है और वाई के लिए भी 0 होता है। ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पर इस वाले पॉइंट का नाम दे दो। जैसे इसको मैं ए नाम दे देता हूँ 0 0 को, ये वाले को मैं बी नाम दे देता हूँ जो कि मेरा 4 और 2 निकला था। उसी तरीके से इसका नाम मैं पी रख देता हूँ, पी 0 और 5 था। और जो ये वाला पॉइंट है इसका नाम मैं क्यू रख देता हूँ, ये अपना 4 और 2 था। अब यहाँ पर जो हमने ए नाम रखा, इस वाले पॉइंट को जो हमने बनाया ना, अब यहाँ पर तुम एक काम करो, इसका नाम ए रख दो, कहीं पर भी बगल में ए लिख दो ताकि समझ में आ जाए कि इस पॉइंट का नाम ए है। हमने ए को यानी कि वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। फिर अगला जो है वो 4 और 2 है, तो x के लिए 4 ये रहा और y के लिए 2 ये रहा। ये वाला पॉइंट हमारे पास 4 और 2 था ना, हाँ x के लिए अपने पास 4 था और y के लिए 2 था, हाँ सही है। तो यही पॉइंट होगा x के लिए 4 की सिधाई में और y के लिए 2 की सिधाई में, और इस वाले पॉइंट का नाम हमने b रखा हुआ है। अब देखो अगर मैं दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो एक सीधी लाइन ड्रॉ होगी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहा हूँ ना, तो उस कंडीशन में एक सीधी लाइन ड्रॉ होती है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है इसे ही हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। लीनियर इक्वेशन जब भी 2 वेरिएबल के साथ हो तो उसका हमेशा एक लाइन ड्रॉ जरूर होता है। ठीक है, वैसे 1 वेरिएबल भी अगर हो सिंपल, अगर x इक्वल टू 2 लिखा हुआ तो उसका भी लाइन ड्रॉ होता है, वो क्लास 9 में तुमने सीखा था। फिलहाल ये समझ लो, क्लियर बा, इतना क्लियर हुआ। ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारा इक्वेशन है इसको ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन थी, इस वाली इक्वेशन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। पॉइंट P जो है वो है 0 और 5, तो x के लिए 0 x वाली लाइन पे होता है और y के लिए 5 तो यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा, जो x के लिए 0 होगा और y के लिए 5 कहलाएगा। ठीक, अब उसके बाद x के लिए 4 है और y के लिए 2 है, तो यही वाला पॉइंट है बच्चों। इसी पॉइंट का नाम Q भी है, B भी इसी पॉइंट का नाम है। देखो 4 और 2, और 4 और 2 यहाँ पर Q का भी नाम है। तो हम दोनों को अगर फिर से मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे को ना यहाँ पर कट करेंगे। देखना इस जगह पर जहाँ पर मैं अगर मिलाता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे करने वाले हैं कट। ये दोनों ने एक दूसरे को कट किया, तो जिस जगह पर कट करते हैं ना उससे इसका सॉल्यूशन कहा जाता है। देखो फिलहाल तुम लोगों से सॉल्यूशन नहीं पूछा इस क्वेश्चन का, तुमसे बस ये बोला गया था कि इसको अल्जेब्रिकली यानी कि इस तरीके से इक्वेशन बना करके रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली करो। तो ग्राफिकली का ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, दोनों मैंने सिखाया। जब तुम अगली एक्सरसाइज में जाओगे तुम्हें एक चीज़ का जरूरत पड़ेगा, वो वहाँ पर बोला जाएगा सॉल्यूशन बताइए कितना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है पता है, जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं ना, दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो हमारा यही है, 4 और 2 है। जो 4 और 2 दोनों में आ रहा है ना, यही हमारा सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो भी समझ लो। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू होगी वो 4 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, मतलब कि उसने 4 टाइम उसने जायंट व्हील में चक्कर लगाया था और उसके अलावा 2 टाइम उसने हुपला खेला था। तुम इसे काउंट भी कर सकते हो। देखो अगर मैं x के बदले में 4 रखता हूँ तो 4 3 जा 12 होगा बच्चों, ये 4 3 जा 12 हो गया। और y के बदले में अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। यानी कि 12 रुपये उसने यहाँ पे खर्चा किया था और 8 रुपये यहाँ पे खर्चा किया था, तो जाकर के 20 रुपये हुआ। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन बनाने रहते हैं। बाकी अभी फिलहाल सॉल्यूशन पूछा नहीं है, बट मैंने तुम्हें सॉल्यूशन इसलिए बताया क्योंकि आगे वो पूछेगा ही, काम तो आएगा ही सॉल्यूशन वाला टॉपिक। ठीक है, पहली चीज़ हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एज से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब नाम का जो आदमी है वो अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 years अगो, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। यानी कि तुम्हारा जितना भी उम्र हो रहा था ना बेटा, उससे मैं 7 टाइम ज़्यादा था आज से 7 साल पहले। ऐसा कह रहे हैं आफ्ताब। और एक चीज़ और वो बोल रहे हैं, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल के बाद की अगर बात की जाए तो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। यानी कि तुम्हारा जितना भी एज होगा ना, उसका मैं 3 times हो जाऊंगा। तो इज़ इट नॉट इंटरेस्टिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। 7 साल पहले वो 7 times था अपनी बेटी के, और फिर 3 साल बाद वो अपनी बेटी के एज का 3 times हो जाएगा। हमें कहा गया कि इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली भी कीजिए, दोनों एकदम फटाफट हो जाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करने से पहले दो बहुत ज़रूरी चीज़ें। पहली चीज़ तो अगर तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के तुम सारे पीडीएफ के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं तुम लोगों को एकदम लेटेस्ट वाले जो भी अपडेट होते हैं तुम्हारे सिलेबस से रिगार्डिंग या नोट से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, वो वहाँ पर मैं तुम्हें जरूर बता देता हूँ। और जो भी मेरी क्लासेस वगैरह अपकमिंग होती हैं वो भी तुम लोगों को वहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट दिया जाता है। साथ ही दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर तुम लोग हमसे लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हो, पूरा अगर कंप्लीट बैच चाहते हो जहाँ पर एक एक बच्चे के डाउट्स क्लियर कराया जाए, बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, ताकि हर बच्चे का अच्छे से डाउट क्लियर हो सके और हर टीचर को हर बच्चे के बारे में अच्छे से पता हो, अगर उस तरीके का तुम ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम हमारा प्रहार बैच या अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रहार बैच में मेरी पूरी टीम पढ़ा रही है, उसमें फिलहाल मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों को मैथ्स के दो तगड़े एजुकेटर मिलेंगे और सारी सब्जेक्ट कवर कराई जाएंगी। और उसकी जो प्राइस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2499 है। और अर्जुन बैच जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसके लिए तुम्हें अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो उसके बाद तुम मेरे अर्जुन बैच में ज्वाइन हो सकते हो। तो प्लस वाले सब्सक्रिप्शन का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रहार बैच का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के तुम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो एक्चुअल में तगड़ा बैच है जहाँ पर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं और एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं बच्चों जहाँ पर बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है, फिर बस उनको जैसे यूट्यूब में पढ़ाते हैं ना उसी तरीके से पढ़ा करके टीचर चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर तुम चाहते हो कि वाकई में अच्छे से पढ़ना है तो हमारे जो बैचेस होते हैं वो बेस्ट होते हैं। चलो अब वापस से आते हैं इस क्वेश्चन के पास कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। जो आफ्ताब का प्रेजेंट एज है, पहले देखो कभी भी ना एज वाला क्वेश्चन रहे ना तो उसमें प्रेजेंट एज से ही शुरू करना पड़ता है। तो आफ्ताब के प्रेजेंट एज को एक्स मान लेना है और डॉटर के प्रेजेंट एज को हमने वाई मान लिया है। ठीक है, अब अगर मैं 7 years अगो की बात करूँ, 7 years अगो, तो मेरे को ये बताओ कि आफ्ताब का 8 साल पहले कितना एज होगा। जैसे तुम्हारा अभी जितना भी एज हो रहा है बच्चों, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा तुम्हारा 7 years अगो कितना एज था, तो तुम कैसे बताओगे? सिंपली अपने प्रेजेंट एज में से 7 को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे 7 years अगो वाला जो एज है वो पता चल जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर होगा कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है ना, जो आफ्ताब्स एज ऐसे लिख देना कि प्रेजेंट एज आफ्ताब का एक्स है, तो आज से 7 years अगो जो आफ्ताब का एज होगा वो एक्स माइनस में 7 हो जाएगा। उसी तरीके से उनकी जो डॉटर है उनका अगर हम लोगों से एज पूछा जाए कि आज से 7 साल पहले कितना एज होगा, तो वो अभी अगर वाई है तो 7 साल पहले वाई माइनस 7 हो जाएगा, सिंपली 7 माइनस कर देना है। तुम लोग सर पूछा तो नहीं है 7 साल पहले का एज, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन बनाना है, अलजेब्रिकली यहाँ पर इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए 7 साल पहले वाला एज का इक्वेशन बनेगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 7 years अगो जो आफ्ताब का एज था ना, वो उनकी डॉटर के एज का 7 टाइम था। मतलब इसको कैसे लिखते हैं, देखो आफ्ताब का जो 7 years अगो वाला एज है वो लिखो, इक्वल की साइन लगाओ, डॉटर का जो 7 years अगो वाला एज है उसको लिखो और इसका 7 टाइम्स कर दो। 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 से मल्टीप्लाई, तो इधर ऐसे 7 लिख दो, ऐसे 7 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो कि आफ्ताब का जो 7 years अगो वाला एज था वो डॉटर के 7 years अगो वाले एज का 7 टाइम्स था। और इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो तो x माइनस में 7 हो जाएगा, इधर हमारे पास 7y हो गया और माइनस में ये हमारे पास 49 हो जाएगा। सबको एक तरफ कर लो तो ये हो गया x माइनस में 7y, माइनस का 7 पहले से है, ये इधर आकर के प्लस का 49 होगा, इक्वल टू साइड में 0। सो फाइनली हो जाएगा x माइनस में 7y प्लस का 42 और इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनेगा पहला वाला, जो हमसे पहली वाली हिंट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मैं ऐसे बॉक्स में क्लोज भी कर देता हूँ, तुम लोग भी एग्जाम में अच्छे से करना, मेरी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तुम लोग लाइन बना देना डब्बे से स्केल से मतलब। अब उसके बाद सेकेंड वाला जो केस था, जो सेकेंड नंबर का हम लोगों को सिचुएशन दिया था, सेकेंड केस या सेकेंड सिचुएशन तुम लिख सकते हो, उसमें बोला गया था कि आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी से अगर 3 साल बाद की बात की जाए तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा? आफ्ताब का जो अभी वाला एज है
वो x है, तो 3 साल बाद कितना होगा, 3 प्लस करना पड़ेगा हम लोगों को x में, जो भी अभी है 3 साल बाद के लिए 3 प्लस कर दो। उसी तरीके से जो उनके डॉटर का एज है अभी वाला, उस वाले एज में अगर हम 3 प्लस कर देते हैं, जो कि y था, जो कि कितना था यार, y अरे यार अच्छा नहीं दिख रहा है, चीची खराब दिख रहा है, y ऐसे लिख देता हूँ, तो y+3 हमारे 3 साल बाद का डॉटर का एज हो जाएगा। अब इसमें भी हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया था कि आफ्ताब का जो एज है 3 साल बाद वाला, वो उनके डॉटर के एज का, 3 साल बाद वाली डॉटर का जो एज है उसका 3 टाइम है। यहाँ पर भी इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x प्लस में 3 इक्वल टू साइड में 3y प्लस में 9। चीज़ों को ट्रांसफर कर लो तो देखो ये x इधर ही रहेगा, 3y इधर आकर के माइनस का 3y हो जाएगा, ये 9 इधर आएगा तो उधर प्लस में इधर आकर के माइनस का 9 हो जाएगा, तो 3 प्लस में है 9 हो जाएगा माइनस में, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 6 और इक्वल टू साइड में सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन। दोनों अलजेब्रिकली वाला काम हो गया। अब ग्राफिकली के लिए मैं यहाँ पर फिर से ग्राफ बनाने नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग ये वाला काम समझ चुके हो कैसे करना है, ग्राफ तुम लोग अभी खुद से बनाओगे, बट मैं तुम लोगों को आधा काम करके जाऊँगा, चिंता मत करो। मैं इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो तुम लोगों को बता के जाऊँगा कि x के बदले में तुम कितना लो और y के बदले में कितना लो। जैसे कि पहले वाले अगर हम इक्वेशन का नाम करें, पहले वाली इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करना शुरू करें, जो कि अपने पास x माइनस में 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसको अगर मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये 7y जा करके प्लस का 7y, और ये जो 42 है ये इधर आकर के माइनस का 42 हो जाएगा, सॉरी प्लस की साइन लगी गलती से, ये इधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ जिसमें हम लोग इसके सॉल्यूशंस को लिखेंगे, यानी कि x और y के जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो y के बदले में अब कितना रखा जाए ताकि x का कोई सिंपल वैल्यू निकल करके आए। फ्रैक्शन तो देखो वो नहीं निकल करके आने वाला है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ना हम लोग जब वैल्यूज़ निकालते हैं बच्चों ना, तो बहुत बड़े वैल्यू भी नहीं निकालते हैं, मैक्सिमम 10 तक ही जाना, उससे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो ग्राफ में ना ज़्यादा जगह नहीं रहता है। बस यहाँ पर 6 तक गया था, मान लो इधर जाता 7 8 9 तक, इधर भी वैसे ही 7 8 9 तक जाता, ऊपर नीचे तो चलो बड़ा सा पेज है तो चल भी जाता, लेकिन लेफ्ट राइट में तो नहीं जाता। तो कभी भी कोशिश किया करो कि 10 के अंदर के ही नंबर हमारे x और y के वैल्यू आने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर y के बदले में कितना ले लूँ, y के बदले में 6 अगर लेता हूँ तो 6 7 जा 42, हाँ y के बदले में अगर मैं 6 लेता हूँ, देखो यहाँ पर y इफ़ y इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस में 42, तो ये 42 माइनस 42 इक्वल टू 0 होता है। y के बदले 6 लेने पर x का वैल्यू 0 निकल करके आ गया। ठीक है, ओके। अब मैं y के बदले में अगर 7 ले लूँ तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, और उसमें से 42 माइनस होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो इसको भी ले लेते हैं, इफ़ y इज़ इक्वल टू 7, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस में 42, तो 49 में से 42 माइनस होगा तो x का वैल्यू भी 7 आ जाएगा। अब एक ज़रूरी चीज़ और सुन लो ध्यान से कि जो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि तुम वही सॉल्यूशन लो। हो सकता है कोई बच्चा x के बदले में कुछ और आंसर निकाल करके लाए, y के बदले में कोई और आंसर निकाल करके लाए, तो उसका भी ग्राफ सेम वैसे ही बनेगा जैसे मेरा ग्राफ बनेगा। अब इसको तुम और अच्छे से समझना। यहाँ पर जैसे मान लो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बच्चों, इस वाले लाइन पे ये वाला भी तो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, वैसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, जैसे कि ये इस वाले पॉइंट का अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट कितना है, x के लिए 2 और y के लिए 1 है, यानी कि इस वाले लाइन में अगर मैं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 भी रखता ना, अगर मेरा आंसर ये निकल करके आता तो भी ऐसा ही लाइन बनता जैसा अभी बना हुआ है। लाइन चेंज नहीं होता है, भले हमारा सॉल्यूशन चेंज हो जाए, बस हाँ सही सॉल्यूशन होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यानी कि कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर हम लोग इसको कर दिए, क्या नाम है, 6 लिख देता मैं इसको सॉल्व करके, तो गड़बड़ हो जाता। तो बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए। तुम्हारा अगर अलग भी सॉल्यूशन है तो भी तुम्हारा सेम वही लाइन बनेगा जैसा लाइन मैं बनाऊंगा। गॉट इट, ये समझ में आ गई मेरे पास। अब दूसरे वाले में आ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो वहाँ पर तो छोटा ही है, x माइनस में 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 है। तो चीज़ों को अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3y और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, ओके, ये हो गया x और ये हो गया y, दो सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले उनका नाम दे देता हूँ, पहले वाले का नाम a दे देता हूँ, दूसरे वाले का नाम b दे देता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम नाम रख लेंगे pq, या कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर क्या किया जाए भाई, y के बदले में हम लोग क्या रखें कि x का वैल्यू निकल करके आ जाए। y के बदले में अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू 6 निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर भी आया था ना, नहीं y का वैल्यू 6 लिए थे तब उल्टा आया था, चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, उल्टा आ रहा है, कोई बात नहीं, आता है उल्टा सीधा सब आता है। तो अगर हम y इक्वल टू 0 ले लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि y का वैल्यू 0 लेने से x का वैल्यू हमारा 6 निकल करके आ गया। उसी तरीके से अगर अपन क्या ले y का वैल्यू, मैं यहाँ पर ना x का वैल्यू 0 बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पता है 0 वाले पॉइंट को फाइंड करना बहुत आसान होता है। 0 वाले पॉइंट हमारे लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं, जैसे ये वाला 5 0 था तो पॉइंट के ऊपर लाई कर दिया था।
तो वो मुझे दिख भी रहा है। अगर मैं y की वैल्यू मान लो माइनस का 2 ले लेता हूँ, तो माइनस का 2 और प्लस का 3 मिल करके मेरा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 6 0 हो जाएगा। तो वही कर लेते हैं, यहाँ पर हम y इक्वल टू माइनस का 2 ले लेते हैं। मैं तुम लोग को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है तुम माइनस का 2 लो, तुम माइनस का 1 ले सकते हो। माइनस का 1 लोगे तो x का वैल्यू 3 निकल करके आएगा और वो भी सही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर मैं माइनस का 2 लेता हूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है, ये माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, और फिर प्लस की साइन के साथ 6 है, तो ये 0 बन जाएगा कुल मिला करके। तो y का वैल्यू माइनस का 2 लेने से x का वैल्यू 0 निकल करके आ गया। ये पहले वाले को पॉइंट p दे देते हैं जो कि है 6 और 0, और दूसरे वाले को पॉइंट q नाम दे देते हैं जो कि हमारा 0 और माइनस का 2 है। चलो बच्चों, अब तुम लोग एक छोटा सा मेरा काम करो, इसको जा करके ग्राफ वाले पेज में जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया था ना, उसी तरीके से इसका लाइन बनाओ और इसका लाइन बनाओ। अब उसके बाद ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, किस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तुम्हें वो भी बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ना ही तुम्हें इसमें बुक में इसका आंसर मिलेगा कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने तुम्हें सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया कि जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो सॉल्यूशन होता है। तो छोटा सा तुम एक काम ये करो कि इसको जल्दी से ग्राफ में बनाओ, कहाँ पर कट हो रहे हैं मुझे उस वाले पॉइंट के बारे में बताना कमेंट सेक्शन में, फिर हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर रख करके कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अगर हम लोग x और y का वैल्यू रखें और यहाँ पर हमारा इक्वल टू जितना भी है वो अगर निकल करके आ गया तो फिर बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो तुम लोग अपना आंसर जरूर बताना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है ना वो वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी कि एक ट्रेन ए है जिसके रास्ते के बारे में बताया गया है कि उसका जो रूट है ना उसे हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तुम लोग सर इक्वेशन से रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा अभी तुमने यहाँ पर देखा ना कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन दिया रहता है तो उसका लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बस समझ जाओ कि जो लाइन है उसका हम लोगों को इक्वेशन दिया है, जस्ट उल्टा कर दिया है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो ट्रेन के रास्ते का इक्वेशन दिया हुआ है एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन बी, और एक दूसरा ट्रेन बी है उसका भी इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है। तो रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन यानी दिस सिचुएशन ग्राफिकली, आपको इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैं जल्दी से इनके सॉल्यूशंस निकाल लेता हूँ, फिर आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, चलो इसको सॉल्यूशन हम लोग फटाफट पता करते हैं कितना होगा। तो देखो ट्रेन ए का जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, ये 4y और 12 को पहले उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 12 उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा और 4y इधर आकर के माइनस का 4y हो जाएगा। अब 3 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस में 4y और डिवाइड बाई में 3। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब इसके आगे हम लोगों को x के यानी कि यहाँ पर y का या फिर x का कोई ऐसा वैल्यू रखना है। y का वैल्यू रखने से x का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमने क्योंकि y की तरफ बनाया है तो यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ सॉल्यूशन के लिए, और उसी बॉक्स के अंदर हम लोग दो दो सॉल्यूशंस लिखेंगे, उतना ही काफ़ी हो जाएगा। तो पहले x के लिए फिर y के लिए, ये दो दो सॉल्यूशन। तो y का वैल्यू कितना रखा जाए बच्चा पार्टी, सोचो जल्दी से। देखो यहाँ पर 12 है ना, तो इसको भी मैं 12 बना सकता हूँ, 4 3 जा 12 करके, 12 में से 12 माइनस होकर के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही करता हूँ कि अगर मैं y का वैल्यू ले लेता हूँ 3, तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई में तो 3 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर 12 है, ये भी 12 है, माइनस हो रहा है, तो 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 होता है। तो जब मैंने y का वैल्यू 3 रखा तो x का वैल्यू मेरे पास 0 निकल करके आ गया। उसी तरीके से कोई और सॉल्यूशन सोचो कि और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके बदले में वो ले लूँ, क्या नाम है, 0 ले लूँ, अगर y के बदले में अगर मैं 0 ले लूँ तो 4 0 जा 0 हो जाएगा, 12 में से 3 डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये वाला भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। y इक्वल टू अगर अपन 0 लेते हैं तो उस कंडीशन में देखो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 और डिवाइड बाई में 3 है, 4 0 जा तो 0 हो जाता है, 12 डिवाइड बाई 3 बचेगा जो कि 4 निकल करके आ जाएगा। तो y का वैल्यू 0 लेने पर x का वैल्यू हमारा 4 निकल करके आ गया। हो सकता है तुम यहाँ पर कोई दूसरा वैल्यू लेना चाहो, जैसे हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मैं y के बदले में अगर 2 रखूँगा तो क्या गलत आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। अगर y के बदले में 2 रखोगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 आएगा और नीचे में 3 है, तो 4 डिवाइड बाई 3 जो आंसर आ रहा है वो गलत नहीं है, वो भी सही आंसर है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, दिक्कत होता है फ्रैक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो तुम लोग वहाँ पर इंटीजर ही निकालोगे, प्लस वाला नंबर या माइनस वाला नंबर। भले तुम ये वाला सेम आंसर नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और मैं चाहता भी यही हूँ कि तुम लोग अलग अलग आंसर्स लिखो, बस दो चीज़ों का ध्यान रखना कि या तो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, हमारे जैसे y का कोई ऐसा वैल्यू हम ना रखें जिससे x का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, जैसे कि ये नहीं कि 11 12 13 14 आंसर आ गया, क्योंकि उतना बड़ा ग्राफ में जगह नहीं होता है। ठीक है, तो पहले वाले का हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया, अब दूसरे वाले का भी बना लेते हैं।
ट्रेन बी का जो सॉल्यूशन है, ट्रेन नंबर बी का यानी सेकेंड वाले ट्रेन का, उसके लिए भी सॉल्यूशन बना लिया जाए। उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है भाई? तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है 6x प्लस में 8y और इक्वल के उस साइड में 48। तो इस वाले इक्वेशन के लिए पहले यहाँ पर माइनस का 48 एक्चुअल में, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया डायरेक्ट कि इक्वल के उस साइड में 48 लिख सकता हूँ पहले, क्योंकि माइनस का था उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं 8 को भी और 6 को भी ट्रांसफर कर देते हैं। या फिर नहीं, एक सेकंड रुकना ना, इसको छोटा कर सकते हैं क्या? अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चों। पता है देखो, कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन दिखने को तुम लोगों को मिले ना, उसको इजी करने का तरीका क्या है, मैं इसको पहले ना नॉर्मल तरीके से लिख देता हूँ। जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, 6x दिया हुआ है, प्लस में 8y दिया है, माइनस का 48 इक्वल टू 0 दिया है ना। तुम इन सभी में से देखो 2 कॉमन ले सकते हो, ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अगर मैं इन सभी में से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस में 4y और माइनस का ये 24 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। अब ये 2 को जब मैं 0 के पास ट्रांसफ़र करूँगा तो 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये 2 का खेल खत्म हो जाता है। जब भी हम कॉमन लेते हैं ना ऐसे इक्वेशन में से, तो जो भी कॉमन लिया जाता है उसका खेल ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 के पास जाकर के उसका खेल खत्म होना ही है। तो हमारा इक्वेशन बन जा रहा है 3x प्लस में 4y और माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे थोड़ा सा आसान लगेगा। बड़े नंबर में नंबर का टेबल पढ़ना पड़ता है, कैलकुलेशन बड़े नंबर का करना पड़ता है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इजी बनाना चाहते हो तो ये कर सकते हो। अब मैं इनको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x इक्वल टू प्लस का 24 और ये इधर जा करके माइनस का 4y हो जाएगा। और 3 को भी ट्रांसफर कर देते हैं तो x इक्वल टू 24 माइनस का 4y और डिवाइड बाई में अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब दिमाग लगाते हैं कि हम लोग क्या क्या वैल्यू रखें y का, और y का वैल्यू क्या रखा जाए जिससे x का वैल्यू हमारा सिंपल निकल करके आ जाए। तो y के बदले में अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, 24 में से 24 माइनस होकर के 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इफ़ y इक्वल टू 6, y का वैल्यू अगर 6 रखा जाए तो x इक्वल टू हो जा रहा है 24 और फिर माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 0, 0 डिवाइड बाई 3 यानी कि 0 आ गया। तो y का वैल्यू 6 रखने पर x का वैल्यू 0 निकल करके आ रहा है। और क्या रख सकते हैं बताओ? सोचो सोचो, तुम लोग भी आंसर निकालते रहो, बस मेरा कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, थोड़ा सा सोचना भी, अपने दिमाग की बुद्धि भी लगानी है। और क्या वैल्यू रखा जा सकता है भाई? अगर अपन यहाँ पर 0 रखते हैं या फिर अगर मैं कोई और नंबर रखूँ, मान लो 2 रखता हूँ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 24 में से 8 माइनस होगा, नहीं चलेगा। 24 में से 8 माइनस होगा तो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। ठीक, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। 0 ही रख देते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो y के बदले में अगर मैं 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू हो जा रहा है 24 माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई में 3, तो ये 24 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा क्योंकि तो 0 हो चुका है, और ये आ जाता है 8। तो 8 9 तक ला सकते हो, ज़्यादा बड़ा नंबर मत लाना। तो y के बदले में जब हमने 0 रखा तो x का वैल्यू 8 निकल करके आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसको ग्राफिकली फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, तो चलो इसको भी मैं कर ही देता हूँ। सेकंड वाला तुम लोगों को मैंने दे दिया था काम, ये थर्ड वाले को ग्राफिकली मैं ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ पेज ले लिया है और मैंने एक आइडिया लगा लिया कि बार बार लाइन वगैरह ड्रॉ करने से बढ़िया है कि एक बार ग्राफ पेज में बना लो और उसका फिर कॉपी मार दो। तो अब इसके बाद मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे ग्राफ पेज बना सकता हूँ। सबसे ज़्यादा जो बोरिंग काम होता है ना तुम लोगों को ग्राफ वाला टॉपिक पढ़ाने में, वो रहता है बार बार सेम चीज़ ड्रॉ करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मैंने एक बार ड्रॉ करके इधर इधर 9 तक लिख लिया है, +9 -9 तक, और उसके बाद सबका कॉपी मार दिया है। तो अगली इस वाले एक्सरसाइज में तो ज़्यादा यूज़ नहीं था, अगली एक्सरसाइज में बहुत सारे ग्राफ का जरूरत पड़ेगा, तो मैं इन्हीं का कॉपीज़ का यूज़ कर लूँगा। मुझे बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा ग्राफ, और तुम लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, x के बदले में 0 है और y के बदले में 3 है। x के बदले में 0 देखो यहीं पर रहता है, और y के बदले में 3 अगर हम जाएँ तो ये वाला पॉइंट हो जाता है, ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ रेड कलर के मार्कर से यूज़ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर मार्क किया है, ये पहला पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, x के लिए 0 और y के लिए 3। दूसरा है x के लिए 4 और y के लिए 0। तो x के लिए 4 और y के लिए 0 यहाँ पर हो जाएगा हमारे x वाली लाइन पर। अब दोनों को अगर मैं मिला करके एक लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये एक सेकेंड, दोनों साइड एकदम अच्छे से सीधा हो जाए। ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से इसका लाइन ड्रॉ हुआ। तो ये जो मैंने लाइन बनाया है ना, ये उस ट्रेन का पैथ है, यानी कि रास्ता है, जिसके बारे में हम लोगों से कहा गया था ये ट्रेन ए का रास्ता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई ये जो मैंने बनाया है ये ट्रेन ए के लिए बनाया है। ठीक है, दूसरा वाला x के लिए 0 और y के लिए 6 है, तो x के लिए 0 और y के लिए 6 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर x के लिए 8 है और y के लिए 0 है, तो x के लिए 8 यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को अगर मिलाता हूँ तो ये ट्रेन नंबर बी जो है उसका रास्ता बन जाएगा ऐसे।
ये जो मैंने इनको पॉइंट्स को मिलाया तो ये जो रास्ता बना, ये जो ट्रैक बना, ये ट्रेन बी का ट्रैक बन गया। तो बस यही काम करना है तुम लोगों को, बस पॉइंट निकालने आना चाहिए, उसको प्लॉट करने आना चाहिए जैसे क्लास 9th में सीखे थे और इस वीडियो के पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया जैसे मैंने, और उसके बाद बस लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये साफ साफ दिख भी रहा है कि दोनों ट्रेन जो है ना वो पैरेलल चल रहे हैं, आपस में कभी टकराएंगे नहीं, ये इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा जा रहे हैं, दोनों एकदम पैरेलल दिख भी रहे हैं साफ साफ। तो ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चलो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये तो तुम लोगों से ही कराने वाला हूँ। क्यों कराने वाला हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं किया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दाल भात वाला क्वेश्चन है। और दिखाता हूँ थोड़ा सा कैमरा को पास करके। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्लोरिया इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ ज्वाइनिंग इतना इतना वाइल सुरेश इज़ वॉकिंग अलॉन्ग विद द पाथ इतना एंड इतना। यानी कि जैसे यहाँ पर इक्वेशन दिया था, हमने उसका सॉल्यूशन निकाल करके फिर एक रास्ता बनाया ना, अभी इसमें पहले से ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, पॉइंट्स हम लोगों को पहले से दिए हुए हैं, बस इसको ग्राफ में प्लॉट करना और कुछ करनी चाहिए है। वैसे सुरेश वाले के लिए भी तो रिप्रेजेंट दी सिचुएशन ग्राफिकली। तो शुरू में मुश्किल क्वेश्चन थे जहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम था, वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ करके पहले ग्राफ बनाना था, ग्राफ का यूज़ करके सॉल्यूशन बनाना था और सॉल्यूशन का यूज़ करके ग्राफ बनाना था। और ये तीसरा चौथा क्वेश्चन और इजी कर दिया गया। इसमें बस हम लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया था, इक्वेशन बनाना नहीं था, जैसे पहले तो इक्वेशन भी बनाना था, इसमें इक्वेशन भी नहीं बनाना पड़ा, बस सॉल्यूशन बनाए। और इसमें तो इक्वेशन भी नहीं दिया, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही दे दिया है। तो फटाफट ये कर लोगे, खेल खत्म। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के पास, पाँचवां क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस वाले एक्सरसाइज में। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2 and without drawing them, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। अब इसका मतलब क्या है वो सुनना। देखो बच्चों, हमने जो पहला वाला लाइन बनाया था, तुमने देखा था उसको जब हमने ड्रॉ किया तो वो आपस में इंटरसेक्ट हो गए थे। दो लाइन जब हमने बनाए तो दोनों इंटरसेक्ट हुए थे एक जगह पर, पहले वाले में। ट्रेन वाला में वो पैरेलल गया था, इंटरसेक्ट नहीं हुआ था, तुमने ये भी देखा। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि बिना आप लाइन ड्रॉ करें, बिना लाइन ड्रॉ करे आप बताइए कि अगर इनका हम ग्राफ बनाएं, यानी इनका अगर हम लाइन बनाएं तो लाइन कैसे बनेंगी। लाइन देखो तीन टाइप का बनता है। पहला तो इंटरसेक्ट होता है जो तुम लोगों ने यहाँ पर देखा था। दूसरा जो लाइन होता है वो होता है पैरेलल, जो तुम लोगों ने ट्रेन वाले में देखा, पैरेलल लाइन। तीसरा एक और लाइन बनता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है कि जब तुम एक लाइन बनाओगे ना तो दूसरे लाइन के जो पॉइंट्स होंगे उसी लाइन के ऊपर आ जाते हैं और फिर दूसरा लाइन पहले वाले लाइन के ऊपर ही बन जाता है। तो तीन टाइप के लाइन बनते हैं, ठीक है। पहला तुमने समझ गया क्रॉप, जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, दूसरा पैरेलल होता है और तीसरा एक के ऊपर दूसरा वाला लाइन बनता है। अब हम लोग बिना लाइन ड्रॉ किए कैसे पता करेंगे कि भाई किस टाइप का लाइन बनेगा, तो उसके लिए होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो पता करना। पहले तो ये समझो कि ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 है क्या। जो x के साथ होता है ना बेटा उसको हम a कहते हैं, जो y के साथ नंबर होता है उसे b कहते हैं, यानी y का जो कोएफिशिएंट होता है, तुमने क्लास 9th में पढ़ा है ना कोएफिशिएंट वर्ड, जो भी y से चिपका हुआ रहेगा उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। जैसे -4 है तो ये b है, और जो नंबर वाला वैल्यू होता है उसे हम c कहते हैं। तो पहले इक्वेशन का अगर a, b और c का नाम देना हो तो उसको a1, b1 और c1 कहेंगे। वैसे दूसरे वाले इक्वेशन में अगर वही हमको नाम देना हो, यहाँ भी a, b और c आ रहा है तो इसके लिए a2, b2 और c2 यूज़ करते हैं। अब समझ में a1, b1, c1 और a2, b2, c2 क्या है। अब इन्हें सॉल्व करने से ही पता चल जाता है, यानी इनका रेशियो निकालने से ही पता चल जाता है कि लाइन हमारा कैसा बनेगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें यहीं पर ऊपर में दिया है, ज़्यादा कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यहीं पर फोकस करना है। देखो अच्छे से, अगर हमने a1/a2 निकाला और वो फिर हमने b1/b2 निकाला, हमने किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को जो दिए हुए हैं उसमें a1/a2 हम निकालेंगे, फिर हम b1/b2 निकालेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं निकले, यानी ये अलग निकल गया इसका आंसर अलग आ गया, दोनों का अलग अलग अगर आंसर आ रहा है तो तुम समझ जाना वहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बना था, यानी लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, ये वाले में। उसके बाद अगर हमने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, c1/c2 निकाला और तीनों आपस में इक्वल निकल करके आ गए, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर, तीनों इक्वल आ गए, तो तुम समझ जाना वहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाता है, ठीक है। और तीसरा वाला पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन में क्या होता है कि जब हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकालते हैं ना, तो a1, a2 और b1, b2 का आंसर तो हमारा इक्वल होता है, लेकिन c1/c2 का आंसर अलग आ जाता है।
तो अगर इस तरीके से आंसर आए कि लास्ट वाला अलग आ जाए लेकिन शुरू वाला सेम टू सेम रहे, तो उस कंडीशन में पैरेलल लाइन बनता है, जैसे अभी हम लोगों ने ट्रेन वाले में देखे थे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होता है, इसको तुम अच्छे से कहीं पर लिख लो, इसको रट लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है एकदम 100%, 110% तुम लिख लो कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, फर्स्ट टर्म, कुछ भी रहे। ठीक है, तो अब इन्हीं का हम यूज़ करके यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि इन तीनों इक्वेशन में कहाँ पर हमारा इंटरसेक्टिंग होगा, कहाँ पर पैरेलल होगा और कहाँ पर कोइंसिडेंट होगा। चलो सॉल्व करके पता करें। तो देखो पहले वाले इक्वेशन में, यानी जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें ये दोनों इक्वेशन हम लोगों को दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे a1/a2 कितना है। तो a1 अपने पास कितना है बच्चों, जो x के साथ नंबर होता है वो a1 होता है, वो 5 है। नीचे वाले x के साथ जो नंबर है वो हमारा a2 है, वो 7 है। तो 5/7 आ गया, ये कट भी नहीं होगा, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पता करेंगे b1/b2 ये कितना है। तो b1 कौन सा है, जो y के साथ नंबर होता है ये b1 होता है, माइनस का 4 है। नीचे वाले y के साथ जो नंबर है वो b2 है, तो ये 6 है। इनको अगर कट किया जाए तो 2 से कट हो रहा है, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, नीचे 2 3 जा 6 और ये माइनस की साइन लग जा रही है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो तुम इसको बस ऐसे लिखोगे, सिंपल से स्टेटमेंट लगा करके कि सिंस a1/a2 इक्वल नहीं आया हमारे b1/b2 के, इसलिए द लाइन्स जो लाइन्स होंगे वो क्या होंगे भाई, आपस में इंटरसेक्ट होंगे। तो द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। यानी कि जब हम लोग इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कहीं ना कहीं पर आपस में इंटरसेक्ट जरूर होगा। ठीक है, बिना ग्राफ बनाए हम लोगों ने ये चीज़ पता कर लिया, तुम चाहो तो ग्राफ बना करके चेक भी कर सकते हो। यही इसका मैजिक है कि बस ये वाली चीज़ पता होना चाहिए, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया, बस इसी तरीके से दूसरे तीसरे को भी फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों को फटाफट सॉल्व कर लिया, सेम उसी तरीके से। ये दो हमारे इक्वेशन दिए हुए थे, मैंने यहाँ पर a1/a2 देखा, तो वो निकल करके आया 9/18, ये 9 था ये 18 था, तो 1/2 निकल करके आ गया a1/a2। वैसे ही b1/b2 जब मैंने निकाला तो भी वो भी 1/2 आ गया कट पीट होकर के। और लास्ट में जो c1/c2 है 12/24 जब मैंने किया तो वो भी 1/2 आ गया, यानी कि तीनों आपस में इक्वल आ गए। और जब कभी भी तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन बनता है, यानी कि मान लो पहला वाला लाइन ऐसे बना तो दूसरा वाला लाइन इसी के ऊपर ही बनेगा, वो दिखेगा ही नहीं कि कोई अलग से लाइन बन रहा है, एक के ऊपर दूसरा लाइन बनता है। और जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें मैंने सेम चेक किया, इस तरीके से दो इक्वेशन दिए हुए थे, a1/a2 हमारा, a1/a2 6/2 हुआ तो प्लस का 3 आया। फिर b1/b2 के लिए देखो यहाँ माइनस का 3 और माइनस की साइन लगी है, मतलब कि माइनस का 1 है, तो -3/- जब 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। और c1/c2 जब मैंने किया तो वो 10/9 आ गया, तो ये तो अलग आ गया, ये दो इक्वल आए लेकिन ये वाला अलग आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1/c2 के। और जब ऐसा होता है तो लाइन्स हमारे पैरेलल बनते हैं, जैसा कि तुमने ट्रेन वाले में देखा था, ऐसे और ऐसे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब चलो जो अगला क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन का अपग्रेडेड वर्जन है, 6th वाला, उसे समझाता हूँ। तो देखो 6th वाले में ये कहा गया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, आपको इसी तरीके का एक और लिखना है, लेकिन अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिख देना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दूसरा कोई इक्वेशन लिखोगे तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम इसके साथ उसको रिप्रेजेंट करें ग्राफ में ना, तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बने। फिर बोल रहा है कि एक और इक्वेशन लिखिए जहाँ पर हमारा पैरेलल लाइन बने, यानी इसका और उसका जब हम कंपैरिजन करें तो पैरेलल लाइन बनना चाहिए। और फिर एक और तीसरा इक्वेशन भी आपको लिखना है कुछ इस तरीके से कि इसको और उसको जब हम रिप्रेजेंट करें ग्राफ में तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनना चाहिए। लग रहा है बहुत खतरनाक है ना, लेकिन ये बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। चलो समझाता हूँ कैसे बनता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया है वो ये वाला इक्वेशन है। अगर मैं इसमें a1 देखूँ तो a1 है भाई 2, अगर मैं b1 देखूँ तो b1 अपने पास है 3, और अगर मैं c1 देखूँ तो वो अपने पास है -8। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। पहले वाले में हमसे कहा गया है कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखिए 2 वेरिएबल के साथ जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। तो तुम यहाँ पर ऐसे लिखोगे, फोर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, फोर इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें पता है कि हमारे पास जो a1/a2 होगा ना,
वो इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। यही होता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें बस सिंपल से काम करना है बच्चों, जैसे ये 2x 3y - 8 दिया हुआ है ना, तुम अपने मर्जी से कुछ भी लिखो, शुरुआत करो अपने मर्जी से। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अभी कई एग्जाम्पल में दे सकता हूँ। अभी तुम देखो, मान लो मैंने लिख दिया 3x, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहला इक्वेशन क्या लिखा, 3x लिख दिया। ओके, समझ में आया इतना। तुम यहाँ पर 5x लिख सकते हो, 7x लिख सकते हो, निगेटिव में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि A1/A2 कितना आएगा। देखो A1 है 2 और ये A2 है, तो 3 आ गया। A1/A2 मेरा 2/3 आ गया, 2/3, 2/3, ये मेरा A1/A2 आ गया। अब मुझे ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि अगला मैं कुछ भी नंबर लिखूं, बस B1/B2 हमारा A1/A2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले से हमारे पास 3y दिया हुआ है, तुम प्लस या माइनस की साइन के साथ बेटा तुम एक काम करो 5y लिख दो और कुछ मत लिखो, तुम अपने मर्जी से लिख सकते हो। मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम कुछ यहाँ पर तुम 7y लिख दो, तुम यहाँ पर 8y लिख दो, तुम यहाँ पर 11y लिख दो, तुम यहाँ पर 15y लिख सकते हो, माइनस की साइन लगा सकते हो, तो भी तुम्हारा आंसर आएगा अलग ही। अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो ना, यहाँ A1/A2 2/3 आ रहा है, B1/B2 मेरा 3/5 आ रहा है। तो भैया जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल है ही नहीं, तो ये जो लीनियर इक्वेशन बनाया मैंने, या फिर इसमें मैं चाहूँ तो कोई नंबर भी लिख सकता हूँ, प्लस का मान लो जैसे मैं लिख देता हूँ 7 और इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। अब तुम इसको चेक करो, A1/A2 और B1/B2 मेरा अलग अलग आ जाएगा। तो जब A1/A2 और B1/B2 अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जा रहा है। समझ में आया। ऐसे ही तुम कई इक्वेशन लिख सकते हो, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है। तुम्हारा मन कर रहा है सर मैं 2x से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, हाँ बेटा तो 2x से लिख ले। बस ध्यान ये रखना है कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आना चाहिए, बस एक ही चीज़ का कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। तू अपने मर्जी से निगेटिव नंबर लिख, रूट वाला नंबर लिखना है वो लिख दे, फ्रैक्शन वाला नंबर लिखना है वो लिख दे, जो लिखना है लिख दे। समझ में आया। और अच्छे से समझ। अभी दूसरा वाला एक और बनाते हैं, सब बनाते हैं फिर और अच्छे समझ में आएगा। दूसरे वाले में हम बोला गया था ना, क्या बोला था, पैरेलल के लिए बोला गया था। तो पैरेलल वाले लाइन के लिए, फॉर पैरेलल लाइंस हमें पता है कि जो A1/A2 होगा वो इक्वल आना चाहिए इस बार B1/B2 के, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए C1/C2 के। पैरेलल लाइन के लिए तो यही होता है कि लास्ट वाला इक्वल नहीं आना चाहिए। देख बेटा, हमें पहला वाला इक्वेशन दिया है 2x 3y। अगर मुझे यहाँ पर A1/A2 इक्वल चाहिए तो मान ले मैं दूसरा इक्वेशन शुरू करता हूँ 4x से। मैंने शुरू किया 4x से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और नीचे में लिखाएगा 4, तो 2/4 को अगर कट करते हैं तो 1/2 आता है। तो मुझे काम अब ये करना है कि y वाले के साथ यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसमें भी 1/2 आंसर आ जाए। अब यहाँ पर तो 3 है, ऊपर में अगर 3 रहेगा तो नीचे में मैं कितना नंबर लिखूँ ताकि 1/2 बन जाए। तो बेटा ऊपर में 3 और नीचे में अगर 6 लिख दूंगा तो कट होकर के 1/2 बन जाएगा। तो अगला नंबर तुम यहाँ पर बस 6y लिख दो। ये अब देखो A1/A2 भी 1/2 आ जाएगा, B1/B2 भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन अब तीसरा वाला नंबर तुम्हें बस यही ध्यान रखना है कि वो 1/2 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले से माइनस का 8 है, तो तुम नीचे में बस माइनस का 16 नहीं लिखोगे। अगर माइनस का 16 लिख दिए तो -8 और -16 हमारा 1/2 वो भी बन जाएगा, जबकि हमें उसको इक्वल में नहीं आने देना है। तो कुछ भी दूसरा नंबर लिख दो, मान लो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, बस माइनस का 16 मत लिखना। तो ये जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इस तरीके से तुम और भी बहुत सारे बना सकते हो। जरूरी नहीं कि मेरे ही लोग कॉपी पेस्ट मारो, तुम अपने से बना सकते हो। तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो इन दोनों का जो लाइन बनेगा वो पैरेलल बनेगा, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल है ही नहीं। ठीक है, चलो तीसरा वाला काम अब तुम लोग खुद से करो। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर मुझे कोइंसिडेंट लाइन बनाना है, जो कि सबसे ज़्यादा ईजी है, कोइंसिडेंट, अरे यार क्या लिख दिया मैं, कोइंसिडेंट का लिख रहा था, कोइंसिडेंट लाइन अगर बनाना है तो उसके लिए ना सबसे आसान काम होता है कि तीनों को इक्वल करना रहता है। A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 करना रहता है। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी कोइंसिडेंट लाइन बनाना हो ना, तो तुम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो सभी के साथ। जैसे तुम सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, 2 3 जा 6y हो जाएगा, और 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो सब का जो रेशियो निकलेगा वो 1/2 1/2 1/2 निकल जाएगा। ठीक है, या तुम सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, या सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सबसे आसान तरीका है कि सभी में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके जो नया इक्वेशन बनता है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारा कोइंसिडेंट लाइन ही बनता है। ठीक है, तो ये छोटा सा होमवर्क है। अब इस होमवर्क का आंसर तुम मुझे यहाँ पर कमेंट में भी भेज सकते हो, और अगर तुम लोग टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम पे भेज देना, वहाँ पर मैं थोड़ा चेक भी कर पाऊँगा।
ठीक है, यहाँ पर चेक करने नहीं बनता है। तो चलो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करना सीख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों एक जरूरी अनाउंसमेंट कि मेरी जो क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक है जो कि बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन से भरी पड़ी है, क्योंकि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे, तो इसमें मैंने बहुत तगड़े क्वेश्चन रखे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मैंने बनाया था 2026 के लिए, लेकिन 27 में भी ये वाला बुक तुम्हारे काम आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ चेंजेस इस बार नहीं कर रहा हूँ 27 के लिए, क्योंकि मैंने पहले से इसमें मुश्किल क्वेश्चन रखे थे। अभी जो लोग चेंज भी कर रहे हैं ना, वो लोग बस एक ही काम कर रहे हैं कि थोड़े मुश्किल क्वेश्चन डाल रहे हैं, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन डाल रहे हैं, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मेरे बुक में पहले से था। मैं एक चीज़ बस इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो है 2026 का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो वाला। तो अगर तुम इस बुक को परचेस करोगे ना, तो तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सअप का नंबर चला जाएगा, और उस व्हाट्सअप नंबर में तुम लोग मुझे बस पिक्चर लेकर के भेज देना कि सर हमने बुक परचेस कर लिया है। तो तुम लोगों को मैं जो 2026 का क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट वाला, वो मैं ऑटोमेटिकली PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से तुम लोग सारे सेट्स को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। इस बुक में उसको मेरे को लिखना भी नहीं पड़ेगा, यानी कि टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, बुक का पेजेस भी ज़्यादा नहीं होंगे जिससे बुक प्राइस महंगी हो जाए। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में तुम लोग ये बुक ले सकते हो। अमेजॉन पे ये बुक अवेलेबल है, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, इस बुक में जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो तो बहुत तगड़ी है, लेकिन ना ये मेरा पहला बुक था, और मेरे एडिटर ने कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स कर दिए हैं। लाइक जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ मिसप्रिंट है। जैसे यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा दूर में होना चाहिए था। 20 का 25 का 30 का एलसीएम निकालना है, तो 20 के लिए देखो 2 × 5 लिखा है, अब बगल में 25 लिख दिया है। तो जो कमी है वो मैं बता करके भेजूंगा, ये नहीं कि तुम लोगों को डायरेक्ट में झूठ बोल कर भेज दूँ कि बहुत बढ़िया बुक है। बुक बहुत तगड़ा है, क्वेश्चन बहुत मस्त है, तुम लोगों को एक एक चीज़ इसमें देखने को मिलेगा, चेकलिस्ट देखने को मिलेगा, कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना आंसर में कहीं कहीं पर मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में उसने हल्का मिसप्रिंट कर दिया है, तो उस चीज़ का बस ध्यान रखना है तुम्हें। बाकी तुम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये है थोड़ा तगड़ा बुक, अगर तुम लोग लेना चाहो तो जाकर के अमेजोन से ले सकते हो। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो 7th नंबर का क्वेश्चन है। सो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी एक दिन किसी बंदे ने 2 kg एप्पल लिया और 1 kg ग्रेप लिया, तो टोटल उसे 160 रुपये देना पड़ा। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप इज़ 300। यानी कि उसी बंदे ने जब 4 kg एप्पल लिया एक महीने के बाद और 2 kg ग्रेप्स लिया, तो 300 देना पड़ा। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आपको इसे अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इस तरीके से लीनियर इक्वेशंस भी बनाने हैं, और साथ ही ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्री का मतलब वही ग्राफ वाला जो होता है ना, उसे ज्योमेट्रिकली कहा जाता है। तो इसका हम लोगों को ग्राफ भी बनाना है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। चलो इसे सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे, तुम्हें ना 1 से ही स्टार्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में 2 kg एप्पल 4 kg ग्रेप लिखा हुआ था, तुम वहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख दोगे कि मान लेते हैं 2 kg एप्पल का X रुपये है, ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तुम्हें शुरू करना है 1 kg एप्पल से, कि मान लेते हैं जो 1 kg एप्पल का कॉस्ट है वो X रुपये है, और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो Y रुपये है। ठीक है, अब हम लोगों को जो पहला वाला सिचुएशन दिया हुआ है, पहला वाला जो केस दिया हुआ है, उसमें ये कहा है कि उस बंदे ने 2 kg एप्पल लिया था और 1 kg ग्रेप लिया था, और टोटल उसने 160 रुपये पे किए हैं। ठीक, तो बच्चों अगर 1 kg एप्पल का X रुपये हमारा प्राइस है, तो 2 kg एप्पल का 2X हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी kg लेंगे उसका X से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि 2X उसने पे किया एप्पल के लिए। ये जो 2X है ये 2 kg एप्पल का कॉस्ट है। फिर उसमें प्लस की साइन लगाओ। जो ग्रेप का कॉस्ट है वो कितना है, तो ग्रेप उसने 1 kg ही लिया था, तो 1 देना पड़ेगा, यानी कि 1Y देना पड़ेगा। तो एप्पल और जो ग्रेप का टोटल कॉस्ट है वो उसने मिला करके दिया था 160 रुपये। ये बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। इस तरीके से तुम्हें इक्वेशन बनाना है। अब आ जाओ केस नंबर 2 के पास, यानी कि जो सेकंड वाला सिचुएशन दिया हुआ था उसके पास आ जाओ। अगले सिचुएशन में ये कहा गया था कि उस बंदे ने 4 kg एप्पल लिए थे अगले महीने, तो 4 kg एप्पल का कितना कॉस्ट हो जाएगा टोटल, वो हो जाएगा 4X। उस तरीके से जो ग्रेप्स है उसने 2 kg लिए थे, तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 2Y। और दोनों मिला करके ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट दोनों मिला करके जो कॉस्ट है वो है 300। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर तुम चाहो तो इस वाले इक्वेशन को थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि दिख रहा है इन दोनों में से 2 कॉमन मिल जा रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन मिल जा रहा है। इसमें वैसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हो जा रहा है, तो हम इसको छोटा भी कर देंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन निकालने वाला काम हो थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि हम लोगों को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। इतना आंसर आ गया, ये आंसर है। पहले वाले क्वेश्चन में जो बोला था ना कि अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, अल्जेब्रिकली यही आंसर है। एक ये वाला आंसर हो गया तुम्हारा, और एक ये वाला भी आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को कहा गया था कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए
हम लोग को पता है कि यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस का यूज़ करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन जो हमने 1 बनाया है, जो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। इक्वेशन 1 में अपने पास है 2x प्लस का y इक्वल टू साइड में 160 है, इस x को उधर भेज दो तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस का 2x। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ तुम यहाँ पर ये देखना कि तुम्हें अब छोटे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें बड़े ही सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि 10 से बड़े सॉल्यूशन मिलेंगे। 10 से बड़े मतलब कि 50 60 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो तुम थोड़े कंफ्यूज भी हो जाओगे कि सर अभी तक तो आपने कहा था कि 10 से छोटे सॉल्यूशन लिखना है, तो यहाँ पर तो बड़े आंसर आ जा रहे हैं, फिर कैसे किया जाए। मैं उसका भी तरीका बताऊँगा, टेंशन मत लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं x के बदले में यहाँ पर मान लो 1 या 2 लेता हूँ, तो y का वैल्यू तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 168 आ जाएगा, सॉरी 68 बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो 158 आ जाएगा y का वैल्यू। तो एक वैल्यू इतना छोटा और दूसरा वैल्यू इतना बड़ा नहीं चलेगा, हमें थोड़ा पास पास में रखना पड़ेगा, यानी नंबर्स हो थोड़े करीब करीब में हो। तो उसके लिए मेरे को x का वैल्यू भी बड़ा करना पड़ेगा। x का वैल्यू अगर मान लो मैं 50 करता हूँ तो y का वैल्यू ना 60 आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, इफ़ x इज इक्वल टू 50, अगर मैं x का वैल्यू 50 रखता हूँ तो उस कंडीशन में y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये 100 हो गया। 160 में से 100 माइनस होगा तो y का वैल्यू हमारा 60 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि x का वैल्यू 50 लेने पर y का वैल्यू 60 आ गया। भले नंबर बहुत बड़ा है लेकिन आसपास के नंबर है ना, तो इस टाइप के ही तुम लोगों को नंबर्स को यूज़ करना है। वैसे ही हम लोग x के बदले में अगर मान लो यहाँ पर मैं 40 रख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं x इज़ इक्वल टू अगर मैं 40 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 40, ये 80 हो जाएगा, और 160 में से 80 माइनस होकर के y का वैल्यू 80 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 40 रखने पर y का वैल्यू 80 आ गया। अभी तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा चल रहा होगा कि इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले हम लोग सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो सेकंड वाला इक्वेशन है अपना, उसके पास आ जाओ। जो दिया हुआ है 4x प्लस में 2y इक्वल टू साइड में 300, इसको हम लोगों को सॉल्व करके इसे सॉल्यूशन निकालने है ना। तो पहले इसको छोटा कर लो। छोटा करने के लिए क्या करें सर, इन दोनों में से 2 कॉमन लो। 2 कॉमन लेने से ये 2x हो जाएगा, प्लस में ये 1y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में अपने पास 300 है। अब इस 2 को अगर मैं उधर भेजूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वहाँ पर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 300 डिवाइड बाई 2 जब करेंगे तो 150 आता है। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2x प्लस में y इक्वल टू 150। अब यहाँ से 2x को ट्रांसफर कर दो तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस का 2x। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। अगर मैं कॉमन नहीं लिए रहता ना तो फ्रैक्शन में आता और इसको फिर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता कैलकुलेशन में। तो जब भी कॉमन मिले तो कॉमन ले लेना चाहिए, उससे काम आसान ही होता है। अब इतना तो हमने कर लिया, लेकिन इसके आगे फिर कैसे करें। अब इसके बाद क्या किया जाए, x का वैल्यू कितना रखा जाए, चलो पता करते हैं। ये बगल में ही सॉल्यूशन को लिखेंगे, ये x के लिए रहेगा, ये y के लिए रहेगा। ठीक है, तो x के बदले में अगर मान लो मैं यहाँ पर 50 ले लेता हूँ, तो x के बदले में अगर 50 लिया जाए तो 52 जो हमारे पास 100 हो जाएगा। अगर मैं x के बदले में इफ़ x इज़ इक्वल टू मैं 50 लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये 150 में से 100 माइनस होगा तो y का वैल्यू भी 50 आ जाएगा। x का वैल्यू 50 लेने से y का वैल्यू भी हमारा 50 निकल करके आ रहा है। और x का वैल्यू अगर मान लो मैं 40 लेता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, 42 जो हमारे पास हो जाएगा 80, और इधर 50 तो ये 70 हो जाएगा। चलेगा चलेगा। x इज़ इक्वल टू अगर मैं 40 लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये 80 हो गया। तो 150 में से 80 माइनस होगा तो 70 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 40 लेने पर y का वैल्यू 70 आ गया। अब पहला काम हम लोगों ने लगभग काम कर लिया, बस ग्राफ वाला काम बचा हुआ है। तो चलो इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं। तो देखो ये मैंने वही ग्राफ पेज ले लिया फोटोकॉपी उठा करके। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या थे, पहले वाले के लिए x के लिए 50 था और y के लिए 60 था। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो 1 2 3 मेरा था ना, इसी को तुम लोग बस 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, 60 कर लो, 70 कर लो, 80 कर लो। ये इसका तरीका है कि जो हम लोग 1 2 3 लिखते थे, अब उसको हम लोग 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे कर देंगे। बस यही इसका निंजा टेक्निक और कुछ नहीं। इसी तरीके से माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50 माइनस का 60 हो जाएगा। माइनस में तो अपने पास नंबर है ही नहीं, तो इधर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ 50 60 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इधर भी मतलब 10 लिया है ना, तो इधर 1 2 नहीं लिख सकते, ऐसे ही 10 करके लिखना पड़ेगा। आगे समझ में। तो ये इसका तरीका है कि हम लोग भले नंबर बड़े लिए हैं लेकिन हम लोग ग्राफ में उसके नंबर को बड़े कर देंगे। ठीक है, तो पहला वाला x के लिए 50 था और y के लिए 60 था। देखो x के लिए 50 यहाँ पर है और y के लिए जो 60 है वो ऊपर जाओगे तो ये मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये y के लिए 60 हो गया और x के लिए 50 हो गया। वैसे ही x के लिए 40 और y के लिए 80 है। x के लिए 40 ये रहा और y के लिए 80, हम लोग ऊपर जाएंगे तो मिलेगा यहाँ पर। फिर से आता हूँ, ये 40 था नीचे में, ये ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट मिले। दोनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन ड्रॉ कर दो। दोनों, अरे आजा मेरा स्केल, अरे यार स्केल कहाँ घुस गया है, निकल जाए।
तो ये मेरा स्केल आ गया और इसका हम लोग यूज़ करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये जो पहला लाइन हमने बनाया है ये इस वाले इक्वेशन के लिए बनाया है, पहले वाली इक्वेशन के लिए बनाया है। अब दूसरा इसके लिए x के लिए भी 50, y के लिए भी 50 कहाँ पर होगा, तो x के लिए 50 ये रहा और y के लिए भी 50, ये देखो यहाँ पर एकदम बच गया, टच होते होते बच गया। ये y के लिए इधर भी 50 आ गया और x के लिए भी 50 आ गया। उसी तरीके से x के लिए 40 है और y के लिए 70 है, तो x के लिए 40 ये रहा और y के लिए 70 रहेगा। अरे ये तो पैरेलल जा रहा है, बच गया बच गया। ये देखो ये 70 है और नीचे से इधर से ये 40 है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा ना तो देखना एकदम पैरेलल लाइन बनेगा, ये एकदम टच बिल्कुल नहीं हो रहे आपस में। इसका मतलब तुम लोग समझे क्या है, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इस लीनियर इक्वेशन के, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का कोई एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइजेस थे ना दोनों दिन अलग अलग थे, सेम प्राइस नहीं होगा। अगर सेम प्राइस रहता तो कहीं ना कहीं पर टच जरूर होता। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को एक्सरसाइज 3.1 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद वाले एक्सरसाइज में बहुत सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसे अगर तुम लोग नहीं समझ के जाओगे ना तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। और उसी तरीके जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लेना, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। जो चीज़ें मैंने तुम लोगों को आज की वीडियो में बताया याद रखना। पहला तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जहाँ पर तुम्हें नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा नोट्स के लिए हमारा वेबसाइट भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरी चीज़, जो हमारा प्रहार बैच है और जो अर्जुन बैच है वो इंडिया का क्लास 10th का टॉप बैच है। मैं सबसे बेस्ट बैच मानता हूँ क्योंकि वहाँ पर पूरे बच्चों के ऊपर पूरे डिटेल में फोकस करके एक एक डाउट क्लियर कराया जाता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउडेड बैच नहीं होते हमारे, ठीक है। और बच्चे हैंड रेस करके क्लास के बीच में ही हमसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई कि तुम लोगों को अगर मेरा बुक लेना है तो अमेज़न से जाकर के ले सकते हो, और कहीं से मत लेना ना, इधर उधर से ले लोगे तो कंफ्यूज, मतलब कि बुक मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे फर्जी वाले लोग मेरा बुक बेच रहे हैं, नहीं पता कहाँ से, मतलब कि वेबसाइट बना ली है लेकिन बुक है ही नहीं उनके पास। तो बस वेबसाइट बना करके वो लोग पेमेंट करवा देते हैं बच्चों से, तो वो सब मत करना, अमेज़न से जा करके ही लेना, ठीक। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।